हेलो एवरीवन, दिस इज़ वरिंदर कौर फ्रॉम कौसर क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे साइकोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में 100% पास हो जाएंगे। तो यहाँ पर आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहे होंगे। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो लेसन नंबर 1 से लिया गया है। अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी चैप्टर में से आपके ये क्वेश्चन हैं, जिसमें से कि पहला क्वेश्चन है MCQ का। साइकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ डैश ऑप्शंस दे रखे हैं, सोल, बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, माइंड एंड ड्रीम्स। तो द करेक्ट आंसर इज बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, क्योंकि साइकोलॉजी में हम ह्यूमन के बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस के ऊपर वर्क करते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ डैश एंड डैश। साइकोलॉजी में हम किस चीज़ की साइंटिफिक स्टडी करते हैं, जैसे कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देख ही लिया है। तो बिहेवियर एंड द मेंटल प्रोसेस, यहाँ का आंसर जो है सेम ही रहेगा पहले वाले क्वेश्चन के जैसे, कि साइकोलॉजी में हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस की। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। इसमें पूछा गया है कि साइकोलॉजी ओनली स्टडीज एब नॉर्मल बिहेवियर। तो क्या साइकोलॉजी में हम सिर्फ एब नॉर्मल बिहेवियर के ऊपर स्टडी करते हैं? सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि साइकोलॉजी में हम एबनॉर्मल और नॉर्मल दोनों ही बिहेवियर के ऊपर स्टडी करते हैं। आगे है लेसन नंबर 3, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी 1, जिसमें कि पहला MCQ है, विच मेथड इन्वॉल्व स्टडिंग वन इंडिविजुअल इन डेप्थ। कि कौन सा मेथड है जो कि हमें किसी इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर डेप्थ में, गहराई में स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। पहला है सर्वे, दूसरा है केस स्टडी, तीसरा एक्सपेरिमेंटल और चौथा है D। सो द करेक्ट आंसर इज B, केस स्टडी। क्योंकि केस स्टडी के ज़रिए हम किसी भी वन इंडिविजुअल इन पर्सन के ऊपर डेप्थ में स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। डैश मेथड इन्वॉल्व्स मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल। कौन सा मेथड है जो कि वेरिएबल मैनिपुलेशन होता है? तो वो मेथड है एक्सपेरिमेंटल मेथड। आगे है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में फिर स्टेटमेंट पूछी गई है, सर्वे मेथड यूजेज इंटरव्यूज एंड क्वेश्चनरी। यानी कि सर्वे मेथड में हम इंटरव्यूज़ और क्वेश्चंस पूछते हैं। तो का स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दिस इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। सर्वे मेथड जब भी हम करते हैं तो हम बहुत से ज़्यादा लोगों के इंटरव्यूज़ लेते हैं, उनसे क्वेरीज करते हैं। हमारे माइंड में उनको लेकर जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो हम सर्वे के ज़रिए ही पता कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन जो लिए गए हैं लेसन नंबर 5 से लिए गए हैं, बेसिस टैक्टिक्स से। जो पहला क्वेश्चन है वो द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ स्कोर्स इज कॉल्ड। यानी कि जो एवरेज सेट ऑफ स्कोर्स है उसे क्या कहा जाता है? मोड, मीडियन, मीन और रेंज। सो द करेक्ट आंसर इज मीन। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। डैश इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑक्योरिंग स्कोर। इनमें से कौन सा जो मतलब मेथड है, ऑप्शन आप लोग कह सकते हैं, जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑक्योरिंग स्कोर है, जिससे कि बहुत ज़्यादा स्कोर निकलते हैं, वो है मोड। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। मीडियन इज अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम स्कोर्स। क्या मीडियन को बहुत सारे एक्सट्रीम स्कोर्स के साथ अफेक्ट किया जा सकता है? सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो यहाँ पर फॉल्स इसका आंसर आएगा। लेसन नंबर 6 है अटेंशन एंड परपेचुअल प्रोसेस। तो इसमें क्वेश्चन है पहला MCQ, विच इज़ अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग अटेंशन। पहला है एज, दूसरा है इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, थर्ड है जेंडर और फोर्थ है नन। तो इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर है, सही आंसर जो है वो है इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। ओके, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। डैश इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग एंड फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक स्टिमुली। तो वो कौन सा प्रोसेस है जिससे कि हम फोकसिंग और स्पेसिफिक स्टिमुली करते हैं? वो है अटेंशन। ओके, क्योंकि अटेंशन के साथ ही हम किसी भी चीज़ के ऊपर स्पेशल फोकस दे सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। जिसमें पूछा गया है परसेप्शन इज अ सेम एज अ सेंसेशन। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। आगे चलते हैं लेसन नंबर 8 की ओर, जो कि है ह्यूमन मेमोरी। ह्यूमन मेमोरी में पहला MCQ पूछा गया है कि विच मेमोरी लास्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड। तो इसका जो आंसर है, फ्यू सेकेंड्स के लिए जो मेमोरी आपके माइंड में सेव होती है उसे हम क्या कहते हैं? शॉर्ट टर्म, सेंसरी, लॉन्ग टर्म और वर्किंग। ठीक है, जैसे कि कई रास्ते पर आप जा रहे हैं और आपने सडनली गाड़ी का नंबर पढ़ा, वो थोड़ी देर के लिए आपके दिमाग में होता है, लेकिन फिर आप उसको भूल जाते हैं। तो उस मेमोरी को हम जो बोलते हैं, जो फ्यू सेकंड्स के लिए हमारे माइंड में सेव होती है, उसे हम बोलते हैं सेंसरी। आगे है फिल इन द ब्लैंक। डैश मेमोरी स्टोर्स इंफॉर्मेशन परमानेंटली। कौन सी मेमोरी है जो परमानेंटली इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है? वो है लॉन्ग टर्म मेमोरी।
लॉन्ग टर्म मेमोरी से ही इंफॉर्मेशन जो है वो परमानेंटली सेव होती है। जैसे कि हमारे हैप्पीएस्ट डे होते हैं, सैडेस्ट डे होते हैं, वो परमानेंटली हमारे माइंड में सेव हो जाते हैं। फिर हम चाहे कितनी भी एज के हो जाए, लेकिन वो चीज़ें हमारे माइंड से नहीं निकलती हैं, वो यादें परमानेंटली हमारे माइंड में लॉन्ग टर्म मेमोरी बनकर सेव हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। रिपीटिशन इम्प्रूव्स मेमोरी। डेफिनेटली रिपीटिशन इम्प्रूव्स मेमोरी। जब भी हम किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं तो हमारी मेमोरी जो है वो वर्किंग में होती है और ये हमारी चीज़ को मतलब बढ़ाती है। सो दिस स्टेटमेंट इज जो है वो डेफिनेटली करेक्ट है। लेसन नंबर 10 है इमोशंस। इमोशन में से पहला एमसीक्यू लिया गया है, व्हाट इज अ कंपोनेंट ऑफ इमोशन। इमोशन का कंपोनेंट क्या है? थॉट, बिहेवियर, साइकोलॉजिकल चेंज और ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इमोशन का कंपोनेंट ये चारों ही हैं, तीनों ही हैं, सो ऑल ऑफ द अबव आएगा। फिल इन द ब्लैंक में है डैश थ्योरी एक्सप्लेन इमोशन थ्रू बॉडीली चेंजेस। किसकी थ्योरी है जो इमोशंस के थ्रू बॉडीली चेंजेस लेकर आती है, इसको प्रेजेंट करती है। सो जो उनका नाम है वो है जेम्स लैंगे की थ्योरी। आगे है ट्रू फॉल्स। इमोशंस हैव नो फिजिकल इफेक्ट्स। यस, ये करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि इमोशंस के हमारे फिजिकल पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इमोशंस ही हमें स्ट्रांग बनाते हैं, इमोशंस ही हमें वीक बनाते हैं। भावनाओं में बहकर इंसान कमज़ोर हो जाता है और कुछ जो हमारी लाइफ के ऐसे लेसन्स होते हैं जो हमें इमोशनली स्ट्रांग बनाते हैं, तो हम फिजिकली भी स्ट्रांग बनते हैं। Okay, so let's move on the next lesson. Next lesson is lesson number 11, thinking and the problem solving. So the first MCQ is problem solving begins with the problem solving किससे start होती है? Implementing solution, identifying the problem, reviewing outcome और generating ideas। तो इसमें से चारों में से जो आंसर है वो है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स। यानी जब तक हम प्रॉब्लम को सर्च नहीं करेंगे, आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी स्ट्रेस का सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले उसका जो है उसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है और क्यों आ रही है। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक। डैश इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन टू द डिफ़िकल्ट सिचुएशन। किसी भी प्रॉब्लम्स की फाइंडिंग जो है वो डिफ़िकल्ट प्रोसेस जो है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में ले जाने के लिए वो कौन सा प्रोसेस है? तो वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। सबसे पहले प्रॉब्लम को पता करना, उसको फाइंड करना, फिर सॉल्यूशंस ढूंढना। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स है प्रॉब्लम सॉल्विंग डज नॉट रिक्वायर थिंकिंग। सो दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, बिकॉज प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हमें थिंकिंग की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 13, लेसन नंबर 13, इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड। यानी कि यहाँ पर हम शिशु अवस्था और चाइल्डहुड के बारे में पढ़ेंगे। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से पहला जो क्वेश्चन है वो है विच स्टेज इन्वॉल्व रैपिड फिजिकल ग्रोथ एंड द बेसिक इमोशनल डेवलपमेंट। इसमें से कौन से चार जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? पहला है एडोलसेंस, सेकेंड है इन्फेंसी, थर्ड है एडल्टहुड और चाइल्डहुड। तो इन चारों में से कौन सा है जिससे कि आप बेसिक डेवलपमेंट सीखते हैं? तो वो है इन्फेंसी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। डैश स्टेज इंक्लूड्स डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स लाइक वॉकिंग एंड ग्रैप्सिंग। कौन सा हमारा स्टेज होता है जिसमें कि हम वॉकिंग सीखते हैं इंसान और ग्रैस्पिंग सीखते हैं? ग्रैप्सिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पकड़ना, होल्ड करना। तो वो है इन्फेंसी के जो हमारा स्टेज होता है शिशु अवस्था वाली। ठीक है, उसी में हम ये सब चीज़ें सीख जाते हैं, चीज़ों को पकड़ना, चीज़ों को होल्ड करना और वॉकिंग वगैरह, चलना या रन करना। ओके, नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। चाइल्डहुड इज़ अ पीरियड ऑफ इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट कि चाइल्डहुड में ही हम इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट हमारा होता है। लेसन नंबर 14 की ओर चलते हैं, एडोलसेंस एंड यंग एडल्टहुड, जिसमें कि पहला एमसीक्यू है विच चेंज इज कॉमन ड्यूरिंग एडोलसेंस। कौन सा वो चेंज है जो कि कॉमन है किशोर अवस्था में? किशोर अवस्था होती है हमारी 15 साल से लेके 20-22 साल तक की है, जिसे कि एडोलसेंस कहते हैं। ओके, यंग अवस्था होती है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन हमसे पूछा गया है कि कौन सा चेंज है, रिटायरमेंट होती है और प्यूबेरिटी होती है, मेमोरी लॉस होता है या नन। तो इसका सही आंसर है प्यूबेरिटी। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स। डैश थिंकिंग डेवलप्स ड्यूरिंग एडोलसेंस। कौन सी थिंकिंग जो है वो एडोलसेंस के द्वारा हमारी डेवलप होती है? वो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ट्रू फॉल्स है एडोलसेंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पीयर्स। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि एडोलसेंट्स जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं
पी के होते हैं पीस के द्वारा, पर यहाँ पर नॉट बताया गया है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लेसन नंबर 17 सेल्फ एंड पर्सनालिटी, जिसमें कि पहला जो हमारा एमसीक्यू है वो है फ्रूट्स आईडी वर्क्स ऑन। फ्रूट्स की आईडी जो है उसका जो आइडिया है वो वर्क करता है रियलिटी प्रिंसिपल पे, प्लेजर प्रिंसिपल पे, मॉरल प्रिंसिपल पे और नन ऑफ द दीज। सो द करेक्ट आंसर इज प्लेजर प्रिंसिपल। इसकी फिल इन द ब्लैंक्स है आपकी लेसन नंबर 17 की कि डैश इज अ पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी डैट जजेस राइट एंड रॉन्ग। कौन सा पर्सनैलिटी का वो पार्ट है जैसे कि हमें किसी भी चीज़ का सही और गलत का पता लगता है, वो है सुपर ईगो इज द पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी दैट जजेस राइट एंड रॉन्ग। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स पर्सनैलिटी इज शेप्ड बाय द ओनली जेनेटिक्स। नो, पर्सनैलिटी जो है वो जेनेटिक्स से शेप नहीं होती है। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें जेनेटिक्स से मिलती हैं, हमारे पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, मैटरनल पेरेंट्स से और सबसे मिलती हैं, बट पर्सनैलिटी अपनी अपनी होती है, वो अलग अलग तरीके से मिलती है। लेकिन सिर्फ जेनेटिक्स को हम इसको बोले कि जेनेटिक्स से मिलते हैं तो दैट इज़ नॉट करेक्ट। सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ओके, लेसन नंबर 18 की ओर चलते हैं। इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में पहला जो आपका एमसीक्यू है, यहाँ पर ऑप्शंस में दे रखा है, ऑप्शंस नहीं दिए हैं लेकिन आंसर दे रखा है। द गार्डनर प्रपोज डैश टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, कि गार्डनर जो है वो कितने टाइप के इंटेलिजेंस को प्रपोज करता है, तो द करेक्ट आंसर इज 8। फिल इन द ब्लैंक इसमें है डैश थ्योरी इंक्लूड्स जनरल एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। किसकी थ्योरी जो है वो जनरल और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के ऊपर वर्क करती है, वो है स्पीयरमैन्स की। स्पीयरमैन जो कि बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उनकी जो थ्योरी है वो जनरल और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस पे वर्क करती है। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स इंटेलिजेंस इज ओनली मेजर्ड बाय द आईक्यू टेस्ट। क्या इंटेलिजेंस को हम सिर्फ आईक्यू टेस्ट के जरिए? नो, दिस इज इनकरेक्ट। ये रॉन्ग आंसर है। इंटेलिजेंस को हम सिर्फ आईक्यू टेस्ट से नहीं, कहीं से भी मेजर्स कर सकते हैं और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। नेक्स्ट चैप्टर लेसन नंबर 19 है ग्रुप प्रोसेस। ग्रुप प्रोसेस, यहाँ पर पहला जो एमसीक्यू पूछा गया, फैमिली इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी ग्रुप और प्राइमरी ग्रुप। तो फैमिली जो है वो प्राइमरी ग्रुप है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो वो प्राइमरी ग्रुप में रहता है, फैमिली में रहता है। फिर वो घर से बाहर स्कूल जाता है, अपने यार दोस्त बनाता है, अपने नए मतलब सर्कल में जाता है, तो वो सेकेंडरी ग्रुप हो जाता है। तो फैमिली इज अ प्राइमरी ग्रुप। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक डैश ग्रुप आर टास्क ओरिएंटेड एंड फॉर्मल। सेकेंडरी ग्रुप जो होते हैं वो टास्क ओरिएंटेड होते हैं, क्योंकि प्राइमरी ग्रुप में आपके ऊपर कोई टास्क नहीं होते हैं, कोई जिम्मेवारी नहीं होती, क्योंकि आप बहुत छोटे शिशु अवस्था में होते हैं और पेरेंट्स भी बड़े प्यार से रखते हैं। लेकिन सेकेंडरी ग्रुप में जब आप जाते हैं, जब आप समाज में जाते हैं, जब आप स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको कई तरह के टास्क मिलते हैं और आपको पूरी तरह से प्रॉपर फॉर्मल रहना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स ऑल ग्रुप्स आर इनफॉर्मल। नो, ओनली प्राइमरी ग्रुप इज इनफॉर्मल। बाकी जितने भी ग्रुप है, सेकेंडरी ग्रुप है या थर्ड ग्रुप है, वो फॉर्मल होते हैं। लेसन नंबर 20 है एटीट्यूड, जिसका पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू इज अ नॉट कॉम्पोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। क्या एटीट्यूड का जो है इन तीनों में से कौन सा कॉम्पोनेंट नहीं है? कॉग्निटिव, अफेक्टिव और डाइजेस्टिव। तो इसका जो सही आंसर है वो है डाइजेस्टिव। फिल इन द ब्लैंक डैश कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड रिलेट्स टू फीलिंग, कि इनमें से जो डैश कंपोनेंट है वो एटीट्यूड को रिलेट्स करता है फीलिंग्स के साथ, वो है अफेक्टेड कंपोनेंट। अफेक्टिव कंपोनेंट्स होता है जो कि रिलेट करता है फीलिंग्स के लिए एटीट्यूड को। आगे है ट्रू फॉल्स, किसी का एटीट्यूड्स आर ऑलवेज इनहेरिटेड। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट है लेसन नंबर 23, दिस इज द लास्ट लेसन। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में पहला क्वेश्चन जो विच इज़ अ सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन किस वजह से होता है? जॉय से, खुशियों से, सैडनेस दुख से, या एक्साइटमेंट से। तो द करेक्ट आंसर इज सैडनेस। फिल इन द ब्लैंक डैश डिसऑर्डर इन्वॉल्व्स एक्सेसिव फियर एंड एंजाइटी। कौन सा डिसऑर्डर है जो इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा डर और चिंता को भर देता है? वो है एंजाइटी, यानी कि घबराहट होना, बेचैनी होना। उसकी वजह से इंसान को डर लगता है और चिंता होती है और फिर वो डिप्रेशन में हो जाता है, या फिर डिसऑर्डर, उसके जो एंजाइटी डिसऑर्डर है जो उसको परेशान करती है। ट्रू फॉल्स में है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स कैन बी ट्रीटेड। यस, डेफिनेटली दिस इज करेक्ट आंसर। दिस इज ट्रू दैट मेंटली हेल्थ प्रॉब्लम्स कैन बी ट्रीटेड, क्योंकि मेंटली हेल्थ प्रॉब्लम्स को हम ट्रीट कर सकते हैं। आजकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, मेडिकेशंस ने इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया है कि हम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी ट्रीट कर सकते हैं।
इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। आपको यहाँ पे साइकोलॉजी का जो है एज अ डिसिप्लिन आपको नेचर बताना है, प्रकृति बतानी है। तो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल थिंक फील एंड बिहेव। तो साइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से लोग बिहेव करते हैं, लोग सोचते हैं, लोग महसूस करते हैं। इट ऑल्सो अंडरस्टैंड हेल्प्स अस अंडरस्टैंड टू माइंड एंड एक्शंस थ्रू द ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च। इसमें हम कई तरह की रिसर्च करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जिससे कि हमें उनके माइंड की कंडीशन सिचुएशन का पता लगता है। सेकेंड है साइकोलॉजी इज़ अ नेचुरल साइंस और अ सोशल साइंस। स्टेट रीजन। देखिए साइकोलॉजी जो है वो नेचुरल साइंस भी है और सोशल साइंस भी है, ठीक है। इट यूजेस साइंटिफिक मेथड्स लाइक एक्सपेरिमेंट नेचुरल साइंस। तो इसमें हम साइंटिफिक मेथड्स करते हैं, कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। और सोशल साइंस इसीलिए है क्योंकि हम इसमें ह्यूमन बिहेवियर किस सोसाइटी में रहता है, कौन सा कल्चर फॉलो करता है, कौन से रिलेशनशिप्स में रहता है, तो उसको भी हम रिसर्च करते हैं। सो साइकोलॉजी में हम नेचुरल साइंस और सोशल साइंस दोनों ही पार्ट को हम मानकर चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ इज बिहेवियरल perspective different from the structuralist and functionalist viewpoint। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि the behavior perspective studies only that what we can actions and behaviors, ठीक है। structuralism focusing on the structure of the mind and functionalism looks like how mental process help us adapt and survive। कि इंसान का बिहेवियर किस तरह से वर्क करता है एक्शंस के साथ, उसके क्या वो स्ट्रक्चर है उसकी बॉडी का, या वो क्या किस स्ट्रक्चर से वो बातें करता है, किस स्ट्रक्चर्स में वो फंक्शन करता है। तो उस सब को मिलाकर इसमें हमें जो है वो डिफरेंट समझने के लिए पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। साइकोलॉजिकल रिसर्च के गोल्स क्या हैं, क्या मतलब मीनिंग है, एम है कि इसकी रिसर्च क्यों करते हैं। द मेन गोल ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च आर द डिस्क्राइब बिहेवियर, अंडरस्टैंड व्हाई इट हैपन्स, predict future behavior and use this knowledge to help people and solve real life problems। यानी कि साइकोलॉजिकल रिसर्च के गोल ये होते हैं कि मान लीजिए कोई भी बंदा है वो मेंटली डिस्टर्ब है, तो सबसे पहले उसके बिहेवियर के ऊपर मतलब रिसर्च की जाएगी कि आखिर इसकी ये सिचुएशन बनी कैसे, ये क्यों हुआ, इसके साथ ऐसा कौन सा हादसा हुआ, इंसिडेंट हुआ जिससे कि ये मतलब इसका बिहेवियर ऐसा हो गया। फिर साइकोलॉजिकल रिसर्च के साथ हम उस चीज़ को समझते हैं और उसके ऊपर वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन द 3 टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइंस यूज इन साइकोलॉजी। ठीक है, तो जो इसमें 3 डिज़ाइंस बताए गए हैं वो डिस्क्रिप्टिव बताया गया है पहला, ठीक है, जिसमें कि केस स्टडी है, सर्वे वगैरह है। दूसरा है कोरिलेशन, इसमें रिलेशनशिप्स को ढूंढा जाता है कि कहीं बिटवीन 2 थिंग्स यानी कि 2 चीज़ों के बीच में क्या कोरिलेशंस बन रहे हैं। तीसरा है एक्सपेरिमेंटल यानी कि एक्सपेरिमेंट्स करके। आगे है क्वेश्चन नंबर 6 जो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मीन ऑफ अ स्टैटिकल सीरीज ऑफ डाटा। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि कौन सा वो फॉर्मूला है जो कि मीन का जो कि स्टैटिकल सीरीज ऑफ डाटा बताता है। तो द फॉर्मूला है मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, यानी कि जितनी भी वैल्यूज़ या नंबर्स आपको दे रखे हैं उसका टोटल सम करना, और ठीक है फिर उसको डिवाइड कर देना टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ से। तो ये मीन का फॉर्मूला है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड द इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आर यूज टू समराइज एनालाइज करने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए होता है डिस्क्रिप्टिव। दे इंक्लूड मेजर्स लाइक मीन, मीडियन, मोड, ग्राफ्स। इसमें हम ग्राफ्स में अपने पैटर्न को, अपने डाटा को शो कर सकते हैं। इसी के ऑपोजिट इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो एक स्टेप फर्दर बताता है डाटा का, ठीक है। दे यूज सैम्पल डाटा टू मेक कंक्लूजन्स एंड प्रेडिक्शंस। ये डाटा का प्रेडिक्शन करता है, कंक्लूजन बताता है। डिस्क्रिप्टिव में हम क्या करते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं टेबल्स में, पैटर्न्स में, और इन्फरेंशियल में हम क्या करते हैं उसका कंक्लूजन टोटल निकाल लेते हैं कि डाटा क्या है, ओके, और प्रेडिक्शंस इसकी कर देते हैं कि आगे चल के ये कितना लार्जर होगा, ओके। द क्वेश्चन नंबर 10 इज एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन व्हाट आर द इन अ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल दे रखे हैं जिसमें से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, कंट्रोल वेरिएबल है और एक्सट्रेनियस वेरिएबल है। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो।
What are the characteristics of median as a measure of central tendency? How is it affected by extreme scores? तो जो मीडियन है वो सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र करता है, तो इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी इसकी क्या खूबियाँ हैं और ये एक्सट्रीम स्कोर्स को कैसे इफ़ेक्ट करता है? द मीडियन इज़ अ मिडल वैल्यू ऑफ द सॉर्टेड डाटा सेट। इट डिवाइड्स द डाटा इनटू 2 इक्वल हाफ। ये डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और फिर जो है ये एक्सट्रीम स्कोर्स को अफ़ेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ग्रुप डाटा एंड हाउ इज इट क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लासेस? ग्रुप देखना है, ग्रुप डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द ग्रुप डाटा। जो ग्रुप डाटा होते हैं उसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे किया जाता है और ये किस तरह से क्लासिफाइड होता है डिफरेंट क्लासेस के अंदर। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइज डाटा इनटू ग्रुप्स और क्लास इंटरवल्स to show how often values occur, and it helps simplify large data sets. Classes are classified as a continuum, no gaps between। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइज करता है वो डाटा को ग्रुप्स में मतलब इंटरवल्स के थ्रू उनको ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई कर देता है क्लासेस के अंदर, जिसके अंदर कोई भी गैप नहीं होता है। ठीक है, और ये इसको अलग अलग क्लासेस में जो है क्लासीफाइड करने के बाद हर क्लास की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है कि हर क्लास के अंदर जो है शोइंग हाउ मेनी वैल्यूज़ फॉल विद इट इन द रेंज, की रेंज के अंदर कितनी वैल्यू है। नेक्स्ट है कैलकुलेट मीन मीडियन मोड। तो यहाँ पर मीन मीडियन मोड को हमने कैलकुलेट करना है। मीन क्या करता है, मीन ऐड द वैल्यूज डिवाइड बाय द नंबर ऑफ द वैल्यू। वैल्यू को ऐड करता है और नंबर ऑफ द वैल्यू के साथ उसको डिवाइड कर देता है। मीडियन में हम उनको अरेंज करते हैं ऑर्डर्स के साथ, और मोड के अंदर जो डाटा बार बार ऑफन मतलब निकल कर आ रहा है बहुत ज़्यादा, उसे हम समराइज करके अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिलेक्टिव एंड सस्टेन्ड अटेंशन। कि सिलेक्टिव और सस्टेन अटेंशन क्या है, इन दोनों के बीच में आपको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफरेंस निकालना है। तो सिलेक्टिव अटेंशन इज फोकसिंग ऑन द वन स्पेसिफिक टास्क और स्टिमुलस वाइल इग्नोरिंग अदर। यहाँ पे सिलेक्टिव में हम एक चीज़ को जैसे सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके अंदर हम सिर्फ उसी के ऊपर वर्क करते हैं, उसी के ऊपर सारा फोकस लगाते हैं। और सस्टेन अटेंशन जो है वो मेंटेन करता है फोकस ओवर द लॉन्ग पीरियड, वो पूरे ही पीरियड के ऊपर फोकस करता है। सिलेक्टिव में नाम से ही शो हो रहा है कि हम एक डाटा को सिलेक्ट करके उसके ऊपर वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एन्यूमरेट द लॉज ऑफ परसेप्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके लिए ग्रेट लॉज इंक्लूड हैं, जिसमें से की है प्रॉमिक्सिटी जो कि ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में दिखाता है, फिर सिमिलैरिटी है जो सिमिलर से दिखाता है, क्लोजर है, उसके बाद कंटिन्यूटी है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द परसेप्शनल कंसिस्टेंसी, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो यहाँ पर आपको परसेप्शनल कंसिस्टेंसी के बारे में बताना है, जो कि 3 तरह से होती है, साइज कंसिस्टेंसी, शेप कंसिस्टेंसी एंड द कलर कंसिस्टेंसी। क्वेश्चन नंबर 18 है, डिस्क्राइब एनी 3 इल्यूजन्स। तो यहाँ पर 3 इल्यूजन्स आपको दे रखे हैं। जो पहला है वो है मुलर लायर इल्यूजन, जो लाइंस विद द एरो टेल्स अपीयर डिफरेंट इन द लेंथ। सेकंड है पॉन्जो इल्यूजन, जो कि पैरेलल होता है। और थर्ड है पी फिनोमियन, ठीक है, जो कि इमेजेस को क्विकली अपीयर कर देता है, लाइक जैसे कि मूवीज़ में होता है। तो ये 3 टाइप्स के इल्यूजन्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन सेंसेशन एंड perceptions. Sensation is the raw input from our senses like sight, sound and touch, जिससे कि हम किसी भी चीज़ को सेंसेट कर लेते हैं, सेंसेशन हो जाती है। Perception is how our brain interrupts these inputs to make sense of the world। यानी कि किसी भी चीज़ को, साउंड को हम देखते हैं, साइट को हम देखते हैं, टच करते हैं, किसी भी चीज़ को महसूस करते हैं, तो ये तो हम सेंसेशन हो जाती है। ठीक है, आगे है परसेप्शन, जो है वो उन चीज़ों के टास्क को इनपुट करता है हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेसन क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर द 3 स्टेजेस ऑफ मेमोरी प्रोसेस एंड हाउ डू दे वर्क। तो 3 स्टेजेस जो हैं वो मेमोरी की वो है इनकोडिंग, टॉकिंग इन इंफॉर्मेशन, स्टोरेज, कीपिंग इट इन मेमोरी, और retrieval, bringing it back when needed. These stages help us to learn, remember and use information in daily life. Next question है question number 21, differentiate between implicit and explicit memory and their सब टाइप्स है। तो इम्प्लिट मेमोरी जो है वो अनकॉन्शियस होती है, लाइक अ बाइकर राइडिंग अ बाइक, ठीक है। इट इंक्लूड्स प्रोसीडियल मेमोरी। और एक्सप्लिसिट मेमोरी इज अ कॉन्शियस, लाइक रिमेंबरिंग फैक्ट्स और इवेंट्स। इट इंक्लूड्स एपिसोडिक इवेंट्स, सिस्टमैटिक नॉलेज मेमोरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेसन क्वेश्चन नंबर 22, डिस्क्राइब फॉरगेटिंग एंड इट कॉजेस, किसी भी चीज़ को भूल जाना, ठीक है, और इसके कारण क्या है। तो इंक्लूड द एबिंगहॉस's थ्योरी, यहाँ पे एबिंगहॉस's की थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, डिस्कस वेरियस टेक्निक ऑफ इन्हेंसिंग मेमोरी, मेमोरी को इन्हांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए वो कौन से वेरियस स्टेप्स हैं। सो यूज़ मेनेमोनिक्स, चंकिंग एंड रिपीटिशन, ठीक है, किसी भी चीज़ को मेमोरी को इन्हांस करने के लिए आपको मिमोनिक्स और चंकिंग और रिपीटिशन करते रहना चाहिए, जिसे कि हम बोलते हैं PQRST मेथड, प्रीव्यू, क्वेश्चन, रीड एंड सेल्फ रिसाइट टेस्ट, जिससे कि आपको अच्छे से चैप्टर याद हो जाएगा। और यही मेथड आपको यूज़ करना है हमारे ये साइकोलॉजी के क्वेश्चंस को याद करने में, कि प्रीव्यू करना है, क्वेश्चन सीखना है, रीड करना है, सेल्फ रिसाइट करना है और टेस्ट देना है। सो आपको 100% स्कोर ज़रूर मिलेंगे, यू विल डेफिनेटली गेट 100% मार्क्स, ओके, आफ्टर दीज क्वेश्चंस। अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस को याद कर लिया तो आप अपने एग्जाम में डेफिनेटली 100% पास हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, एलोबरेट ऑन एटकिंसन एंड शिफ्रिन मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर जो है एटकिंसन एंड द शिफ्रिन मॉडल का इंफॉर्मेशन प्रोसेस बताना है, जो कि है सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। तो कोई भी मेमोरी है शॉर्ट टर्म की, सेंसरी मेमोरी होती है छोटी सी, जो 2 मिनट के हमारे माइंड में आते हैं फिर हम भूल जाते हैं। शॉर्ट टर्म थोड़े देर के लिए उसको ब्रीफ करके मतलब याद रखते हैं, लेकिन थोड़े टाइम जैसे समय बीता हम उसको भूल जाते हैं। लेकिन लॉन्ग टाइम जो होती है वो परमानेंटली हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, एक्सप्लेन द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ इमोशंस विद डायग्राम। तो यहाँ पर आपको जो है इमोशंस की डिफरेंट थ्योरीज बतानी है अलग अलग राइटर्स के द्वारा, और फिर उनको डायग्राम में ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, एनालाइज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड व्हाट रोल्स डज इट प्ले इन इमोशन। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल ऑटोमेटिक बॉडी फंक्शंस। ये जो ऑटोमोनिक नर्वस सिस्टम है, ये हमारी बॉडी को ऑटोमेटिक जो है फंक्शंस को, लाइक हार्ट बीट, ब्रीथिंग, जो कि अपने आप ही चलते हैं, हमें इसको स्पेशल जो है इसके ऊपर प्रेशराइज नहीं करना पड़ता, जैसे कि हमें खाना खाने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, ठीक है, और जो वॉकिंग है, रनिंग है, मेंटली वर्क है, उनके लिए हमें वर्क करना पड़ता है। लेकिन हमारी हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन और हमारी ब्रीथिंग जो है वो ऑटोमेटिक है, जो अपने आप ही चलती रहती है। ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, एक्सप्लेन येरिक्स डैटसन्स लॉ एंड एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन एंजाइटी एंड परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर आपको येरिक्स डैटसन का लॉ पढ़ना है और एनालाइज करना है कि क्या रिलेशनशिप है बिटवीन एंजाइटी एंड परफॉर्मेंस। जब आप परेशान होते हैं तो आप अपने टास्क को पूरा नहीं कर पाते, जब आप चिंता में होते हैं, वरी में होते हैं, डेफिनेटली है कि आप किसी भी चीज़ को जो है वो प्रॉपरली वे में परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, व्हाट आर द डिफरेंट वेज बाय विच वी कैन मैनेज आर इमोशंस। वो कौन से वे हैं जिससे कि हम अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं। तो वो वे हैं, यूज़ रिलैक्सेशन टेक्निक्स लाइक डीप ब्रीथिंग, पॉजिटिव सेल्फ टॉक एंड द माइंडफुलनेस, यानी कि खुद से बातें करना, डीप ब्रीथ लेना और पॉजिटिव सोचना ही हमारे इमोशंस को, हमारी मेंटल हेल्थ को हेल्थी रख सकता है। ठीक है, जब भी आप परेशान हो तो डीप ब्रीथ लें, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, वाई एक्सप्रेसिंग आर इमोशंस एंड फीलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। हमारे दिल में जो बातें हैं, ठीक है, उन्हें एक्सप्रेस करना, हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करना, यानी कि ये क्यों ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम अपनी बातों को बाहर नहीं निकालेंगे और अपने मन में रखेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर एंजाइटी को पैदा करेगा। एंजाइटी डिसऑर्डर होगा तो मेंटल डिसऑर्डर होगा, क्योंकि हम अपने दिल की बात किसी को नहीं बताते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अपने इमोशन को एक्सप्रेस करें। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाईलाइट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्कस बैरियर्स इन द इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि कौन सी स्टेजेस हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए होती हैं। तो प्रिपरेशंस होती है, प्रोडक्शन होता है और जजमेंट होती है कि प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग के कौन से डिफरेंट काइंड्स है। तो यहाँ पर 3 काइंड्स बताए गए, डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग एंड द एनालॉजिकल रीजनिंग। ओके, ब्रीफ में भी इसको बताया गया है और एक्सप्लेन किया गया आंसर्स को, आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इनको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, डिस्कस टाइप ऑफ हेरिटिक्स विद द एग्जाम्पल।
तो यहाँ पर आपको हेरिस्टिक्स को एग्जाम्पल्स के साथ डिफरेंट टाइप मतलब डिस्कस करना है। तो पहला जो इसका टाइप है वो है अवेलेबिलिटी हेरिस्टिक, दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव हेरिस्टिक और तीसरा है एंकरिंग हेरिस्टिक्स। आगे है क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रिएटिव थिंकिंग, हाईलाइट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रिएटिव थिंकर। कि क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में आप क्या जानते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग वो होते हैं जिसे जो क्यूरियस होता है, जो नए एक्सपीरियंस बनाता है, जिसकी थिंकिंग फ्लेक्सिबल होती है, जो प्रॉब्लम्स को ढूंढता है, फिर रिस्क लेता है, फिर उसके बाहर जाके थिंक बियॉन्ड, ठीक है, ट्रेडिशनल सॉल्यूशन, तो उसे हम क्रिएटिव थिंकिंग कहते हैं, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक्सप्लेन द लिंग्विस्टिक रिलेटिव हाइपोथेसिस, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड द थॉट। तो यहाँ पर आपको लिंग्विस्टिक रिलेटिव के हाइपोथेसिस के बारे में बताना है और रिलेशन बिटवीन बताना है लैंग्वेज और थॉट, सोचने और बोलने भाषा में क्या रिलेशन है। ओके, तो यहाँ पे बता रहा है दिस थ्योरी सेज लैंग्वेज ऑफ, यहाँ पे जो थ्योरी है वो बता रही है कि लैंग्वेज इज हाउ वी थिंक, people who speak different languages may perceive the world differently. For example, some languages have many words for snow, affecting how speakers snow tides. Languages shapes thought, memory and the perception. यानी कि कुछ भाषाएं ऐसे हैं जिसमें कि बहुत कम वर्ड हैं, बड़ी चीज़ को छोटी भाषा में बताया जा सकता है। तो लैंग्वेज का कोरिलेशन है हमारे विचारों से। क्वेश्चन नंबर 35 है, डिफाइन ऑब्जेक्ट प्रेमिनेंस, इमिटेशन, स्ट्रेंजर एंजाइटी एंड सेपरेशन एंजाइटी। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताना है। तो ऑब्जेक्ट प्रेमिनेंस है वो है नोइंग ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट्स इवन व्हेन नॉट सीन। किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बता देना जब तक आपने उसको देखा नहीं है, उसके बारे में सुनकर भी आप उसके बारे में बता सकें, ठीक है। इमिटेशन, कॉपिंग अदर एक्शंस, किसी के भी एक्शंस को कॉपी कर लेना। स्ट्रेंजर एंजाइटी यानी कि फियर ऑफ अनफैमिलियर पीपल, जो कि अनफैमिलियर होते हैं तो हमें एंजाइटी होती है कि हम इनके सामने नहीं बोल सकते। सेपरेशन एंजाइटी, डिस्ट्रेस व्हेन अवे फ्रॉम केयर गिवर, दे आर की इमोशनल एंड द कॉग्निटिव माइलस्टोन। क्वेश्चन नंबर 36 है, डिफाइन कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू Piaget, what process or do children use to construct their own cognitive world? तो Piaget said that children build knowledge through, children जो हैं वो बच्चे जो हैं वो knowledge कहाँ से build करते हैं, assimilation, accommodation and equilibration। तो यहाँ पर फिटिंग न्यू इनटू ओल्ड आइडियाज़, पुराने आइडियाज़ में नए आइडियाज़ को डाल देना, ठीक है। अकोमोडेशन में चेंजिंग आइडियाज़ टू फिट न्यू इन्फॉर्मेशन। और तीसरा है जो है इक्वलिब्रेशन, बैलेंसिंग बोथ, यानी कि पुराने और नए आइडियाज़ को जोड़ के उनको बैलेंस करना भी हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ pre-prelations and the concentrate operation through. Pre-prelations children are egocentric and struggle with the logic conversation and the concrete and the concentrate operation. The children think logically but only about real projects. जो हमारे प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन हैं वो ईगो सेंट्रिक होते हैं, यानी कि वो अपने ही काम में बिजी रहते हैं और स्ट्रगल करते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। और जो कॉन्क्रीट चिल्ड्रन होते हैं वो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके ऊपर वर्क करते हैं। सो दे कांट हैंडल एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। मतलब इन दोनों के सोचने का जो होते हैं हमारे प्री ऑपरेशनल स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं, चिल्ड्रन जो होते हैं वो एक नए प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करते हैं। पुराने दूसरे जो होते हैं वो पुराने ऑब्जेक्ट के अंदर ही नई चीज़ों को जोड़कर और उनके अंदर रिसर्च करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस इन चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू चाइल्डहुड। किस तरह से डेवलपमेंट होता है इमोशंस का बच्चे के जन्म से लेकर चाइल्डहुड के बारे में, तो इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 है, डिस्कस इन ब्रीफ द रोल ऑफ पेरेंट्स इन डीलिंग विद द इश्यूज एंड कंसर्न इन्फेनेसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। तो पेरेंट्स का रोल बताना है आपको यहाँ पर, जिसमें कि पेरेंट्स डील करते हैं बच्चों के, छोटे बच्चों के शिशु अवस्था से लेकर चाइल्डहुड तक के, बचपन तक आने तक उनको प्यार प्रोवाइड करवाते हैं, सेफ्टी सिखाते हैं, लर्निंग, उनको सिक्योर फील कराते हैं, उनका कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हैं, उनको सोशल रूल्स सिखाते हैं।
तो ये चैलेंजेस जो हैं वो पेरेंट्स को मतलब फेस करने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, डिस्कस फिजिकल डेवलपमेंट इन एडोलसेंट बॉयज़ एंड गर्ल। तो यहाँ पर आपको बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में से बीच में जो एडोलसेंट में उनका फिजिकल चेंज आते हैं वो है, बॉयज़ के अंदर आते हैं वो टॉलर होते हैं, उनके मसल्स डेवलप होते हैं, उनकी वॉइस डीपर हो जाती है और फेशियल हेयर्स उनको आने शुरू हो जाते हैं। गर्ल्स के जो हैं वो ब्रेस्ट डेवलप्ड होती हैं, हिप्स उनके वाइडर होते हैं, स्टार्ट मेंस्ट्रुएशन उनको पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। दीज चेंजेस आर कॉज्ड बाय द हार्मोनल शिफ्ट्स एंड मार्क सेक्सुअल मैच्योरिटी। ठीक है, तो इस तरह के डेवलपमेंट्स जो हैं वो लड़के और लड़की के बीच में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, डिस्कस द कॉग्निटिव अटाइनमेंट्स ऑफ दोज इन इनफॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो यहाँ पर आपको एडोलसेंट डेवलप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब जैसे जैसे बच्चा किशोरावस्था में आता है उसकी थिंकिंग, उसकी पॉसिबिलिटीज़ कि वो कई तरह के नए आइडियाज़ को डेवलप करता है। फिर वो सिचुएशन होती है कि उनको किस तरह से हैंडल किया जाए। ठीक है, सो दे कैन इमेजिन पॉसिबिलिटी, थिंक अबाउट फ्यूचर एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर ऑन थॉट्स। दिस स्टेज अलाउस लॉजिकल थिंकिंग बियॉन्ड कॉन्स्ट्रेंट ऑब्जेक्ट्स एंड इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग। वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, स्टेट द चैलेंजेस ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडोलसेंस। तो यहाँ पर आपको चैलेंजेस बताने हैं कि किस तरह से ट्रांजिशंस आते हैं। ठीक है, किस तरह से चेंजेस आते हैं एक 10-12 साल से बच्चे से लेकर 18 साल तक के बच्चे के बीच में। तो वो बॉडी उसका फिजिकल चेंजेस और मेंटली चेंजेस आपको यहाँ पर बताने हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 43, डिस्कस एडोलसेंट्स एंगेजमेंट विद द मीडिया एंड इश्यूज ऑफ सेल्फ इमेज। तो यहाँ पर मीडिया के साथ एडोलसेंट्स का कैसे मतलब एंगेजमेंट होता है, कैसे वो बाहर निकलना, सोशल होना स्टार्ट करते हैं, तो उसके ऊपर ये आंसर आपको लिखना है। उसके इमोशंस, उसके बिहेवियर में, रिलेशनशिप्स में कैसे चेंज आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ पीर्स एंड पेरेंट्स इन द लाइव्स ऑफ द एडोलसेंट्स। तो यहाँ पर पीर्स एंड पेरेंट्स का क्या रोल है किशोर अवस्था में। पीर्स हेल्प शेप आइडेंटिटी, सोशल स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस, और पेरेंट्स उनको इमोशनल सपोर्ट्स, यानी कि स्कूल के जो टीचर्स हैं, कॉलेजेस के जो टीचर्स हैं वो आपको सोशल स्किल्स सिखाते हैं, समाज में आपको उठना बैठना आपको सिखाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्ड करते हैं। लेकिन पेरेंट्स उसी तरह पेरेंट्स आपको इमोशनली सपोर्ट देते हैं, गाइडेंस देते हैं, वैल्यूज़ को सिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट आर द 5 स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय द ब्रूस टकमैन, हाउ डज ईच स्टेज प्ले इन द रोल ऑफ बिल्डिंग हाई फंक्शनिंग टीम। तो यहाँ पर आपको 5 जो हैं वो स्टेजेस बताई गई हैं। फॉर्मिंग, ग्रुप मेंबर्स मीट्स एंड सेट गोल्स, फिर स्टॉर्मिंग हो जाता है, वो अपने कन्फ्लिक्ट्स को बताते हैं, फिर नॉर्मिंग हो जाता है, उस पर परफॉर्मिंग, और फिर एडजॉइनिंग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ लीडरशिप, की लीडरशिप की क्या प्रकृति है, क्या प्रभाव है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं। गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, मोटिवेशन आपको देनी आनी चाहिए, आप लोगों का ट्रस्ट जीत सकें, संघर्ष आप कर सकें, अपने गोल को अटेम्प्ट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हाट आर द रीजंस फॉर ग्रुप पॉपुलराइजेशन एंड व्हाट इज द फिनोमियन ऑफ रिस्की शिफ्ट अफेक्ट द ग्रुप डिसीजन मेकिंग। तो ग्रुप पॉपुलराइजेशन मीन्स ग्रुप डिसीजंस बिकम मोर एक्सट्रीम देन इंडिविजुअल व्यू। आपके अकेले के व्यूज़ उतने मैटर नहीं करते हैं जितने कि ग्रुप्स के साथ मैटर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स विद एग्जांपल, फॉर्मल ग्रुप, इनफॉर्मल, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 49 है, हाउ कैन द प्रेजेंस ऑफ द अदर इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग। तो किस तरह से दूसरों का प्रेजेंस जो है हमारे बिहेवियर को चेंज करता है। प्रेजेंस ऑफ अदर कैन इम्प्रूव परफॉर्मेंस, सोशल एंड रिड्यूस एफर्ट्स। People may have differently in the groups due to the peer pressure, observation and shared responsibility. Okay, next question is, what are the 3 components of an attitude। एटीट्यूड के 3 कौन से component है, जैसे वो होते हैं ABC मॉडल, जिसमें है अफेक्टिव, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव। क्वेश्चन नंबर 51 है, लिस्ट द वेरियस सोर्सेस ऑफ एटीट्यूड इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपको एटीट्यूड के फॉर्मेशन के डिफरेंट जो वेरियस सोर्सेज बताने हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, सोशल कंपैरिजन, कल्चरल नॉर्म्स, मीडिया एंड इनफॉर्मल
information exposure. Explain the characteristics of source, messages and target that impact attitude changes. तो यहाँ पर आपको characteristics बताने हैं source के, message के और टारगेट के, जो कि एटीट्यूड को चेंज करते हैं या उसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं. हाउ आर द स्टीरियोटाइप्स प्रेजुडियूस एंड डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड टू वन अनदर. स्टीरियोटाइप जो कि जनरल बिलीव्स अबाउट अ ग्रुप, किसी भी ग्रुप को लेकर लोगों के अंदर जो विश्वास फैला होता है कि ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं, दैट्स इट. एंड प्रेजुडियूस जो नेगेटिव फीलिंग होती है किसी भी ग्रुप को लेकर, चाहे वो प्राइमरी है वो सेकेंडरी है. ओके. डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव हो जाना. ओके. अनफेयर एक्शंस बेस्ड ऑन द ग्रुप आइडेंटिटी. क्वेश्चन नंबर 54 है, व्हाट आर द सम स्ट्रैटेजीज टू रिड्यूस प्रेजुडियूस एंड स्टीरियोटाइप. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 में आपसे पूछा है वो कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं. तो एजुकेशनल एंड अवेयरनेस, इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट हमें करना चाहिए, एम्पैथी एंड परस्पेक्टिव टॉकिंग और कोऑपरेटिव टास्क. सो पॉजिटिव रोल मॉडल्स. तो ये अलग अलग हमारे जो हैं टास्क होते हैं. सो स्टूडेंट्स ये 54 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. ठीक है, इन्हें आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा. होप कि आपको ये वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी. इन्हें आप अच्छे से याद करके जाइएगा तो आपके एग्ज़ाम से बहुत अच्छे नंबर आएंगे. सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.